तुमने मेरे चंदेल परिवार के लिए परेशानी खड़ी कर दी और तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही न हो। सब लोग, मैं माफी चाहता हूँ, देव का व्यक्तित्व ही ऐसा है। रणवीर भी उठ खड़ी हुई और सोचने लगी, हालांकि मुझे लगता है कि देव उस विवान को अकेले नहीं उकसाएगा, जरूर कोई वजह होगी। यह कहकर रणवीर भी हॉल से बाहर चली गईं। क्या वजह हो सकती है? क्या सिर्फ इसलिए नहीं कि यह आदमी बहुत घमंडी है? कोई आश्चर्य नहीं कि दीक्षित परिवार ने उसे निकाल दिया। जो भी ऐसे उपद्रवी को अपने यहाँ रखेगा वह बदकिस्मत होगा। हॉल में लोगों का एक बड़ा समूह बुदबुदा रहा था। कमरे में देव अपने हाथ में एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन लिए हुए थे। निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन प्रकाश से झिलमिला रहा था और आध्यात्मिक क्यूई की हल्की सी किरणें उसके चारों ओर घूम रही थीं। यह क्षय नहीं बल्कि स्वतः अवशोषण था। स्पिरिट स्टोन स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करके संघनित हो जाते हैं। अगर इस निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को 1000 साल तक रखा जाए तो इसकी प्रबल संभावना है कि यह मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन में परिवर्तित हो जाएगा। यह मेरे पिछले जन्म में इस्तेमाल किए गए स्पिरिट स्टोन से कहीं ज्यादा खराब है। पवित्र क्रिस्टल, यहाँ तक कि अमर क्रिस्टल और दिव्य क्रिस्टल की तो बात ही छोड़िए, जिनकी सबसे निम्न श्रेणी भी इन लाखों स्पिरिट स्टोन के बराबर होगी। देव ने अपना सिर हिलाया। उसे इन स्पिरिट स्टोन्स की परवाह नहीं थी जो दूसरों के लिए बेहद कीमती थे। लेकिन कोई और रास्ता नहीं है, ये परिस्थितियां हैं, इसलिए मैं अभी इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक कड़वी मुस्कान के साथ देव ने एक गहरी सांस ली और ड्रैगन वेन सम्राट कला प्रसारित होने लगी। धमाका! जैसे ही ड्रैगन वेन सम्राट कला प्रसारित हुई, उसके हाथ में रखा निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन फट गया, जिससे अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति निकली। इसकी तुलना में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई एक छोटी सी धारा की तरह थी, जबकि इस स्पिरिट स्टोन में निहित आध्यात्मिक क्यूई उफनती लहरों की तरह थी। यह बुरा नहीं है। देव की आंखें झपक गईं और उसके शरीर की ड्रैगन क्यूई तुरंत फूट पड़ी, जिससे एक प्रकाश पर्दा बन गया जिसने आध्यात्मिक क्यूई को सीधे ढक लिया और एक भी किरण को बाहर निकलने नहीं दिया। सिर्फ यह एक स्पिरिट स्टोन शायद मेरे लिए 3 से 5 और मेरिडियन खोल सकता है, लेकिन अंत जितना नजदीक आएगा उतनी ही ज्यादा आध्यात्मिक क्यूई की जरूरत होगी। देव के ध्यान में डूबते ही अद्भुत आध्यात्मिक क्यूई तेजी से उसके शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवाहित होने लगी। धमाका धमाका धमाका! पलक झपकते ही 1 घंटा बीत गया। देव के शरीर के भीतर से लगातार 3 धीमी आवाजें गूंजी और इस क्षण अचानक प्रकाश की 3 चमकदार रेखाएं फूट पड़ी। अब 48। देव के होंठ मुड़ गए, अपने शरीर में बची हुई आध्यात्मिक क्यूई को महसूस करते हुए, और वह बुदबुदाया, इसका बाकी हिस्सा एक और खोल सकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, शेष आध्यात्मिक क्यूई देव द्वारा अवशोषित कर ली गई। उसी समय एक के बाद एक निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन उसके हाथों में कठोर पत्थरों में बदल गए और उनकी सारी आध्यात्मिक क्यूई उसकी मेरिडियन में समाहित हो गई। देव के शरीर से भारी मात्रा में अशुद्धियां फैल गईं, जिससे काले मैल की एक परत बन गई जिसने न केवल उसके शरीर को बल्कि उसके चेहरे और माथे को भी ढक लिया, मानो देव को पूरी तरह से ढकने के लिए। 5 दिन बाद देव ने पूरे 20 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन इस्तेमाल कर लिए। एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन 10 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बराबर था, जिसका मतलब था कि देव ने इन 5 दिनों में कुल 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं बर्बाद कर दी। सोने के सिक्कों की इतनी बड़ी मात्रा आम लोगों की तो बात ही छोड़िए, चंदेल परिवार जैसे परिवार को दशकों तक चला सकती थी। इस दिन देव अपने कमरे से बाहर निकला। ललित दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि देव को बाहर आते देख उसने झट से कहा,
युवा मास्टर यश, चंदेल परिवार में कोई आया है? विवान है ना, देव ने कहा। युवा मास्टर यश सचमुच भविष्यदर्शी हैं, ललित ने सिर हिलाया। देव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ऐसा नहीं है कि मैं भविष्यदर्शी हूं, बल्कि एक लंपट युवा गुरु के रूप में विवान के विचारों का अंदाजा लगाना बहुत आसान है। मुझे लगा था कि वह बहुत पहले आ गए होंगे। उनके लिए इतनी देर तक रुकना आसान नहीं है। चंदेल परिवार, परिषद भवन। युवा गुरु विवान का अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित करना सचमुच मेरे चंदेल परिवार को गौरवान्वित करता है। योगेश और कई अतिथि बुजुर्ग मौजूद थे, जबकि विवान नीचे पहली सीट पर बैठे थे। उनका चेहरा अहंकार और तिरस्कार से भरा हुआ था। उसके पीछे दीप और करण अभी भी पीछे पीछे चल रहे थे, मानो विवान के ऊंचे पद से उत्साहित हों। उनके चेहरे गर्व से भरे हुए थे। रोशनी ने उन दोनों को देखा और अपने होंठ भींचते हुए कहा, युवा गुरु दीप और करण, आप दोनों उनके सेवक? दीप तुरंत बोली, मानो विवान की सेवक होना कोई बड़ा सम्मान हो। आप भी दीक्षित परिवार के शिष्य हैं, खासकर दीप। मैंने सुना है कि आपके पिता पहले ही परिवार के मुखिया बन चुके हैं, है ना? तार्किक रूप से आपको दीक्षित परिवार का वर्तमान प्रथम युवा गुरु होना चाहिए। आप किसी और की सेवक कैसे बन गईं? रोशनी ने फिर पूछा। वह सचमुच इन दोनों को नीची नजर से देखती थी। हालांकि उसके दिल में देव के बारे में कोई अच्छी धारणा नहीं थी, लेकिन यह कहना जरूरी था कि इन दोनों और देव के बीच का अंतर सचमुच बहुत बड़ा था। रोशनी, योगेश ने रोशनी को घूरकर देखा और उसे इशारा किया कि वह और कुछ न कहे। युवा गुरु विवान की परिचारिका बनना हमारे लिए सम्मान की बात है। दीप ने विवान की ओर देखा और चापलूसी भरी नजरों से देखा। युवा गुरु विवान में असाधारण प्रतिभा और अच्छा चरित्र है। उन्होंने हमसे दोस्ती करने पर जोर दिया, लेकिन हमारी हैसियत को देखते हुए हम युवा गुरु विवान के दोस्त बनने के लायक कैसे हो सकते थे? इसलिए हमने अगली सबसे अच्छी चीज चुन ली और उनकी परिचारिका बन गईं। क्या वह इसे असाधारण प्रतिभा कहते हैं? रोशनी ने चुपके से अपना सिर हिलाया। विवान ने सिर्फ 5 ड्रैगन मेरिडियन खोले थे और वह दीप से भी उम्र में बड़ा था। इस तरह की प्रतिभा दीप और करण से भी कमतर थी। वह किस असाधारण प्रतिभा की बात कर रहा था? दीप और करण दोनों ही अच्छे हैं और दोस्ती के लायक हैं। विवान ने भी उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिया, लेकिन उनके चेहरे पर तिरस्कार का भाव बिल्कुल भी छिपा नहीं था। कोई भी समझदार व्यक्ति समझ सकता था कि वह बस कह रहे थे और उनकी बातों को दिल से नहीं लिया। वास्तव में यही सच था। विवान की नज़र में एक छोटे से काउंटी शहर से आए ये साधारण पारिवारिक शिष्य उनके जूते उठाने के भी लायक नहीं थे। उन्होंने उन्हें सिर्फ इसलिए अपने सेवक बनने दिया क्योंकि वे देवगिरी काउंटी से परिचित थे। धन्यवाद युवा गुरु विवान। विवान को यह कहते सुनकर दीप और करण खुश हो गए और उन्होंने तुरंत उनका धन्यवाद किया। उनके व्यवहार से वहां मौजूद सभी लोग मन ही मन अपना सिर हिला रहे थे। वे सभी दीक्षित परिवार से थे, तो फिर इतनी बड़ी असमानता क्यों थी? क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस बार यंग मास्टर विवान चंदेल परिवार में क्यों आए हैं? योगेश ने पूछा। यंग मास्टर विवान ने रोशनी की ओर देखा। उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई और मुस्कुराते हुए बोले, मुझे लगता है कि यह चंदेल परिवार की महान दूसरी यंग मिस स्वरा ही होंगी, है ना? दीप और दूसरे तुरंत असहज हो गए और फुसफुसाए, यंग मास्टर विवान, वह स्वरा नहीं बल्कि स्वरा की बड़ी बहन चंदेल परिवार की सबसे बड़ी यंग मिस रोशनी हैं। अरे, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? विवान गुस्से से चिल्लाया। अच्छा, हम तो पहले ही कहना चाहते थे, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। दोनों ने सिर झुका लिया। तो यह चंदेल परिवार की सबसे बड़ी यंग मिस हैं। माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ।
विवान ने बनावटी मुस्कान दी, लेकिन चूंकि उसके मेघ परिवार का कोई व्यक्ति हान संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय में एल्डर का पद धारण करता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने सुना था कि रोशनी पहले ही हान संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय में एल्डर बन चुका है। वह अभी भी इस पद को लेकर थोड़ा सतर्क था। क्या युवा गुरु विवान स्वरा को ढूंढने आए हैं? योगेश ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। हाँ। विवान खड़ा हुआ और जोर से हंसा। मैंने सुना है कि चंदेल परिवार की दूसरी युवा कुमारी किसी स्वर्गीय अमर की तरह सुंदर है, एक ऐसी सुंदरता जो साम्राज्यों को हिला सकती है। उसके बारे में सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे हमेशा से जानता हूँ। मैं इस बार चंदेल परिवार के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने आया हूँ। यह कहकर विवान ने एक चांदी का कार्ड निकाला और उसे मेज पर रख दिया। फिर कहा, इस चांदी के कार्ड में 5 लाख सोने के सिक्के हैं, जो इस प्रस्ताव के लिए मंगनी के उपहार के रूप में काम करेंगे। परिवार प्रमुख योगेश, आपकी क्या राय है? प्रस्ताव, सगाई का तोहफा। सब दंग रह गए। विवान के इस अचानक कदम की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह तो स्वरा से मिला भी नहीं था, फिर भी शादी का प्रस्ताव रखने आया था। तुम्हें किसने बताया कि मेरी छोटी बहन सुंदर है? रोशनी ने अचानक पूछा। उन्हें विवान ने दीप और दूसरे की ओर इशारा किया। दोनों के हाव भाव बदल गए और वे मन ही मन कोसने से खुद को रोक नहीं पाए। अभी अभी तो उसने उन दोनों को ऊंचा उठाया था, लेकिन अब उसने उन्हें तुरंत बेच दिया। उन्हें? रोशनी ने दोनों की तरफ देखा, उसकी आंखों में ठंडक थी। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मेरी छोटी बहन बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। बाहर अफवाहें हैं कि मेरी छोटी बहन बहुत बदसूरत है, तुम्हें यह पता होना चाहिए, रोशनी ने विवान से फिर कहा। विवान मुस्कुराया, मैंने भी इसके बारे में सुना है, लेकिन यह सिर्फ एक अफवाह है। चंदेल परिवार की दूसरी युवा कुमारी इतनी खूबसूरत है कि मछली डूब सकती है और हंस गिर सकते हैं, बेहद खूबसूरत। उसे बदसूरत कहना उन लोगों की बकवास है। भले ही मेरी छोटी बहन बदसूरत न हो, पर उसकी उम्र अभी शादी के लायक नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव को टाल देना चाहिए, रोशनी ने कहा। इस समय सिर्फ उसे ही बोलने का हक था। विवान के दिल में शायद वह सिर्फ उसे ही मानता था। आखिरकार वह हान संप्रदाय के आंतरिक भवन की एक बुजुर्ग थी। जहां तक योगेश की बात है, हालांकि वह चंदेल परिवार का मुखिया था, विवान को उसकी कोई परवाह नहीं थी। क्या तुम यह कह रही हो कि सगाई का तोहफा बहुत कम है? विवान ने व्यंग्य किया और एक और चांदी का पत्ता निकाला। इसमें भी 5 लाख सोने के सिक्के हैं। दोनों पत्तों को मिलाकर 10 लाख होते हैं। क्या यह काफी है? रोशनी ने भौहें चढ़ाई, यह पैसे की बात नहीं है। तुम्हें अपना सिल्वर कार्ड रख देना चाहिए। मेरे चंदेल परिवार के पास पैसों की कमी नहीं है। विवान बोलने ही वाला था कि उसने देखा कि 2 लोग अचानक हॉल के बाहर से अंदर आए। उनमें से एक देव थी और दूसरी स्वरा थी, जिससे देव यहां आते समय मिला था। कितनी सुंदर! यह शुद्ध और नाजुक स्वभाव वाकई दुर्लभ है। काश मैं इसे बेरहमी से लूट पाता। स्वरा को देखकर विवान दंग रह गया और उसकी तेज आंखों से एक अभूतपूर्व चमक फूट पड़ी। विवान ने एक नजर में ही पहचान लिया कि यह निश्चित रूप से रोशनी की छोटी बहन चंदेल परिवार की दूसरी युवती स्वरा थी। चूंकि दोनों सगी बहनें थीं, इसलिए वे कुछ कुछ एक जैसी दिखती थीं। हालांकि रोशनी एक ऐसी इंसान थी जो बेहद मजबूत, घमंडी और सिर से पांव तक रानी जैसी थी। दूसरी ओर स्वरा नाजुक और आकर्षक थी, उसे देखकर किसी को भी दया आ जाती थी और उसका स्वभाव ऐसा था कि कोई भी उसे गले लगाने और अपनी बाहों में भर लेने को बेताब हो जाता था।
यह नहीं कहा जा सकता था कि रोशनी और स्वरा में से कौन ज्यादा सुंदर थी, बस इतना कहा जा सकता था कि उनके स्वभाव अलग थे और स्वरा का स्वभाव ज्यादा आकर्षक था। यह जरूर चंदेल परिवार की दूसरी युवती होगी, है ना? विवान का दिल धड़क उठा। वह कई महिलाओं के साथ रहा था, लेकिन स्वरा जैसे स्वभाव और रूपरंग वाली किसी महिला को देखना वाकई उसके लिए पहली बार था। यहाँ तक कि दीप और करण जो उसके पीछे थे, उनकी आंखें चमक रही थीं और वे मन ही मन सोच रहे थे कि चंदेल परिवार सचमुच सुंदरियां पैदा करता है। युवा गुरु विवान, करण ने अचानक फुसफुसाते हुए कहा, मुझे स्वरा में किसी साधक की ची का एहसास नहीं हो रहा। वह तो बस एक साधारण इंसान होनी चाहिए। एक साधारण इंसान। यह सुनकर विवान को भी स्वरा की ची का एहसास हुआ और उसने पाया कि वह सचमुच एक साधारण इंसान थी। हाँ हाँ हाँ, भगवान मेरी मदद करे। विवान मन ही मन हंस पड़ा। उसने शुरू में सोचा था कि स्वरा को पाना मुश्किल होगा, लेकिन अब सब ठीक था। वह तो बस एक साधारण महिला थी। क्या चंदेल परिवार एक साधारण इंसान के लिए उसके खिलाफ जाएगा? मेघ परिवार के खिलाफ जाएगा? ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर साधना न कर पाने का मतलब था बेकार होना। यह देव के अतीत से स्पष्ट था। विवान की नजर में भले ही स्वरा योगेश की सगी बेटी थी, फिर भी वह बेकार थी। इस दुनिया में किसी को भी हिम्मत से बोलना पड़ता है। जब तक योगेश मूर्ख नहीं है, वह एक साधारण इंसान के लिए उसके खिलाफ नहीं जाएगा। यह सोचकर विवान सीधे खड़ा हुआ, स्वरा के सामने चला गया और एक सज्जन व्यक्ति का रूप धारण किया। मैं विवान हूँ, क्लाउड काउंटी के मेघ परिवार के मुखिया का बेटा। स्वरा ने विवान की ओर देखा, फिर उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और योगेश और रोशनी की ओर चल पड़ा। हम। विवान ने गहरी भौहें चढ़ाई। एक साधारण औरत जो साधना नहीं कर सकती, उसे अनदेखा करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? उसे और भी ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि जैसे ही देव उसके पास से गुजरा, उसने धीरे से दो शब्द कहे। मानसिक रूप से विक्षिप्त। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्वरा एक चीज थी, क्योंकि विवान उसे अपने लिए लेना चाहता था, लेकिन देव ने सचमुच उसका इस तरह अपमान करने की हिम्मत कैसे की? बस करो। विवान अचानक मुड़ा और देव से बोला, तुम क्या हो? इस युवा गुरु से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देव ने अपने कदम रोक लिए, लेकिन रुके नहीं, और चलते हुए उसने धीरे से दो और शब्द कहे। बेवकूफ। विवान के मुंह से खून निकलने ही वाला था। देव ने दो वाक्य कुल मिलाकर चार शब्द कहे थे, और श्रेष्ठता का वह भाव मानो चींटियों को नीचा दिखा रहा हो, विवान के लिए सचमुच असहनीय था। बचपन से सिर्फ उसी ने दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार किया था, उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत किसने की? देव, तुम सचमुच बहुत घमंडी हो। विवान के उदास चेहरे को देखकर दीप और करण समझ गए कि अब उनका दिखावा करने का मौका आ गया है। दीप तुरंत चिल्लाई, देवगिरी काउंटी में युवा गुरु विवान की मौजूदगी देवगिरी काउंटी को बदनाम कर रही है। यह बहुत बुरा है कि तुम उनका सम्मान नहीं करते, तुम युवा गुरु विवान का अपमान करने की भी हिम्मत करते हो। तुम सच में नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। यह भी सौभाग्य की बात है कि पिताजी और बाकी लोगों ने तुम्हें उस समय परिवार से निकाल दिया, वरना कौन जाने तुम परिवार पर कितनी बड़ी मुसीबत ला देते, करण ने कहा। तुम मेरे पति के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? स्वरा की बड़ी बड़ी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने दोनों पर झपट्टा मारा। अपने आप को देखो, तुम्हारा चरित्र कैसा है, और फिर भी तुम मेरे पति के बारे में बात करने की हिम्मत रखते हो। छोड़ो भी। देव ने हाथ हिलाया और उदासीनता से कहा, वे सिर्फ दो कुत्ते हैं, वे इस लायक नहीं हैं कि तुम उन पर इतना जीवन क्यों खर्च करो। हम
स्वरा ने धीरे से खर्राटे लिए और फिर कुछ नहीं बोला। दो कुत्ते। देव, मुझे लगता है तुम बस ईर्ष्यालु, जलनशील और नफरत से भरे हो, है ना? ठीक है, भले ही हम दो कुत्ते हों। तुम मेरे दीक्षित परिवार के कुत्ते होने के भी लायक नहीं हो, इसीलिए तुम्हें परिवार से निकाल दिया गया, दीप ने व्यंग्य किया। चिंता मत करो। देव ने दीप की ओर देखा और अचानक मुस्कुराई। दीक्षित परिवार जल्द ही खत्म हो जाएगा। तुमने क्या कहा? दोनों तुरंत भड़क गए। देव, तुम सच में बहुत बड़बोले हो। क्या तुम कह रहे हो कि तुम दीक्षित परिवार को बर्बाद कर दोगे? चुप रहो। यह युवा स्वामी तुम दोनों कुत्तों को लड़ते देखने के लिए यहाँ नहीं है। विवान का धैर्य जवाब दे गया और उसने आश्चर्यजनक रूप से एक और सोने का कार्ड निकाला। परिवार के मुखिया योगेश, इस कार्ड में 10 लाख सोने के सिक्के हैं, पिछले 10 लाख के सिक्के भी शामिल हैं, कुल मिलाकर 20 लाख। सगाई के उपहार के तौर पर यह काफी होना चाहिए, है ना? इन 20 लाख सोने के सिक्कों में उसकी पूरी बचत का 10 लाख और मेघ परिवार के मुखिया द्वारा उसे दिए गए 10 लाख सिक्के शामिल थे, जो देवगिरी काउंटी में इस्तेमाल किए जा सकते थे। और अब विवान ने ये सारे सोने के सिक्के निकाल लिए थे, जो देवगिरी काउंटी के छोटे परिवारों की तुलना में वाकई बहुत बड़ी रकम थी। आखिरकार देवगिरी काउंटी के सबसे बड़े परिवार चंदेल परिवार का भी सालाना मुनाफा 10 लाख नहीं था। इस युवा गुरु की राय में दूसरी युवा कुमारी एक साधारण व्यक्ति मात्र हैं। मुझे आशा है कि परिवार प्रमुख योगेश इस पर ध्यान से विचार करेंगे, विवान ने धमकी भरे शब्दों में कहा। अच्छा हुआ कि उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने जिक्र किया, वहां बैठी रोशनी तुरंत उठ खड़ी हुई और उनकी खूबसूरत आंखों से एक भयानक ठंडक फूट पड़ी। अगर मेरी बहन साधना नहीं कर पाई तो क्या होगा? क्या तुम हमें धमकी दे रहे हो? रोशनी ने ठंडे स्वर में कहा। विवान को रोशनी की इतनी तीखी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी और उन्होंने तुरंत कहा, यह कोई धमकी नहीं है। बस आप सभी को उस व्यक्ति की स्थिति समझनी चाहिए जो ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर साधना नहीं कर सकता। अगर वह इस युवा गुरु से शादी कर सकती है, तो शायद यह युवा गुरु उसे साधना का रास्ता ढूंढने में भी मदद कर सकते हैं। आखिरकार मेरे मेघ परिवार की शक्ति चंदेल परिवार के बराबर नहीं है। भागो! रोशनी ने अपना पतला हाथ हिलाया, उसका चेहरा बर्फीली ठंडक से भरा हुआ था। विवान ने भौहें चढ़ाई। रोशनी, हालांकि आप हान संप्रदाय के आंतरिक हॉल के एक एल्डर हैं, मेरे मेघ परिवार में भी एक एल्डर आंतरिक हॉल में सेवा कर रहा है। हान संप्रदाय को छोड़कर क्या आपको लगता है कि चंदेल परिवार मेरे मेघ परिवार की बराबरी कर सकता है? मेघ परिवार के मुखिया के पुत्र होने के नाते मैं आपको एक और मौका दूंगा। तुरंत बाहर निकल जाइए, रोशनी ने फिर कहा। युवा मिस, आपको ध्यान से सोचना चाहिए। यह क्लाउड काउंटी से यंग मास्टर विवान हैं, दीप ने व्यंग्य किया। भले ही चंदेल परिवार देवगिरी काउंटी का शीर्ष परिवार हो, वे मेघ परिवार को नाराज नहीं कर सकते। मेरी राय में यंग मिस को यंग मास्टर विवान से जल्दी से माफी मांगनी चाहिए, करण ने कहा। रोशनी के सुंदर चेहरे को धुंधले और साफ रंग में बदलते देखकर विवान ने मन ही मन उपहास किया और वहीं खड़ा रहा, मानो रोशनी की माफी का इंतजार कर रहा हो। और योगेश और सभी अतिथि बुजुर्गों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। फुफ! इसी समय अचानक पूरे हॉल में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। सुनहरी रोशनी के अंत में एक काली किरण थी। काली किरण बेहद तेज थी, सीधे बाहर निकल रही थी और अंत में सभी को चौंकाते हुए उसने विवान के दिल को चीर दिया। खून के छींटे पड़े और विवान की आंखें अविश्वास से भर गईं। उस अविश्वास के नीचे निराशा और भय की एक मोटी परत थी। नहीं नहीं, विवान ने अपनी छाती पकड़ ली,
जहां एक सुनहरा धागा एक काले खंजर की ओर जाता था, जो अब उसके दिल में गहराई तक धंस गया था। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसे सांस लेने में तकलीफ होती जा रही थी, मानो उसके गले में कुछ फंस गया हो, जिससे वह एक भी शब्द नहीं बोल पा रहा था। आखिरकार विवान बड़ी बड़ी आंखों के साथ जमीन पर गिर पड़ा, मौत के बाद भी उन्हें बंद करने को तैयार नहीं था। अपनी मृत्यु से पहले के आखिरी पलों में भी विवान समझ नहीं पा रहा था कि देव ने उस पर हमला करने की हिम्मत क्यों की। देवगिरी काउंटी के इस छोटे से परिवार में किसी ने उसे मारने की हिम्मत क्यों की? देव ने अपना हाथ हिलाया और सुनहरा धागा तुरंत पीछे हट गया। खंजर पर लगा खून हल्का सा कंपन हुआ और तुरंत गायब हो गया। इस खंजर को भी देव ने खुद परिष्कृत किया था। सामग्री की कमी के कारण इसे एक उच्च श्रेणी का रजत श्रेणी का हथियार माना जाना चाहिए। एक उच्च श्रेणी का रजत श्रेणी का हथियार देवगिरी काउंटी के लिए भी बेहद कीमती था। लेकिन इस समय किसी ने उसके खंजर पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सबकी निगाहें देव पर टिकी थीं। उनकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। यहां तक कि रोशनी भी ऐसा ही था। तुमने उसे मार डाला। आखिरकार पहले किसी ने बात की और फिर मौत का सन्नाटा टूट गया। हॉल में शोर मच गया। यह क्लाउड काउंटी के मेघ परिवार के युवा गुरु हैं। विवान मेरे चंदेल परिवार में मर गए। एक बार यह खबर फैल गई तो मेरा चंदेल परिवार खत्म हो जाएगा। यद्यपि यंग मिस हान संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय की एक बुजुर्ग हैं, फिर भी मेघ परिवार के भी हान संप्रदाय में लोग हैं, और मेघ परिवार मेरे चंदेल परिवार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हमें क्या करना चाहिए? एक के बाद एक चिंतित आवाजें आ रही थीं। किसी की भी देव को दोष देने की हिम्मत नहीं थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। देव। तभी रोशनी बोला, तुम बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चयी हो गई थी, है ना? खैर, यह दीक्षित परिवार में है। अगर तुम किसी को मारना चाहती थीं, तो क्या तुमने हमें पहले से बताना नहीं सोचा? तुम्हें बताने से क्या फायदा? देव ने उदासीनता से रोशनी की ओर देखा। विवान जैसे व्यक्ति के लिए अगर उसे नहीं मारा गया तो वह सोचेगा कि हम उससे डरते हैं और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। लेकिन चाहे जो भी हो, वह अभी भी मेघ परिवार का युवा गुरु है। उसे मारकर तुमने मेरे चंदेल परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत ला दी है, रोशनी ने बेचैनी से कहा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मेरे पिता और मुझे फिर से निकाल देना, जैसे दीक्षित परिवार ने निकाला था, देव ने शांति से कहा। नहीं। स्वरा तुरंत दौड़कर आई और देव का हाथ पकड़ लिया। छोटा देव मेरा पति है। मैं किसी को भी उसे निकालने नहीं दूंगी। मैंने यह नहीं कहा था कि मैं उसे निकालना चाहती हूं। रोशनी ने अपने होंठ भींचे, गहरी सांस ली और कहा, देव ने इस मामले में कुछ भी गलत नहीं किया। विवान अपनी बदमाशी में पहले ही हद पार कर चुका था, इसलिए उसे मारना जायज था। बस थोड़ी जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे किया गया था। मुझे नहीं लगता कि उसने बिना सोचे समझे कोई कदम उठाया। यह विवान एक कामुक बदमाश है। अगर छोटा देव उसे मार सकता है तो इसका मतलब है कि छोटे देव में यह क्षमता है। स्वरा ने गर्व से अपना चेहरा दिखाया। वह देव के प्रति अंधश्रद्धा रखती थी। पहले खबर को सील कर दो, योगेश ने गहरी आवाज में कहा। सभी ने सिर हिलाया। हान संप्रदाय में शिष्यों की भर्ती जल्द ही होने वाली थी, इसलिए जरा सी भी देरी मददगार साबित हुई। इसके अलावा देव की प्रतिभा के कारण उसे निस्संदेह हान संप्रदाय का भरपूर ध्यान मिलेगा। अगर वह हान संप्रदाय में शामिल हो जाता तो भले ही मेघ परिवार को पता होता कि देव जिम्मेदार है, वे क्या कर सकते थे? दीप और करण मुंह खोले खड़े थे।
योगेश की बातें सुनकर वे तेजी से और चुपचाप हॉल के बाहर की ओर चल पड़े। लेकिन इसी समय अचानक उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई। देव, तुम क्या करना चाहते हो? उनके हाव भाव बदल गए। अब उन्हें पूरी तरह से यकीन हो गया। देव ने विवान को यूं ही मारने की हिम्मत की। क्या वह उनकी परवाह करेगा? तुम क्या सोचते हो? देव ने उनकी तरफ देखा और शांति से कहा, क्या तुम्हें अब भी याद है कि मैंने दीक्षित परिवार में रहते हुए क्या कहा था? उनके दिल धड़क उठे और वे जल्दी से पीछे हट गए। दीप ने योगेश की ओर मुड़कर कहा, परिवार प्रमुख योगेश, हमें भी इस विवान ने मजबूर किया था। हमारे पास सचमुच कोई विकल्प नहीं था। तुम भी जानते हो कि मेघ परिवार बहुत शक्तिशाली है। अगर वह हमसे कुछ करवाना चाहता था तो हम उसके आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? योगेश ने आंखें घुमाईं, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। यह देखकर दीप ने रोशनी की ओर मुड़कर कहा, युवती, मैं कसम खाता हूं कि मैं यह बात बिल्कुल भी लीक नहीं करूंगा। अगर मैंने इसका जरा भी जिक्र किया तो मुझ पर बिजली गिर जाए। रोशनी ने भी सिर हिलाया, मानो उसने सुना ही न हो। उनके दिल पूरी तरह से निराश थे। संयोग से उनकी नजर अचानक रणवीर पर पड़ी, जो वहां बैठी हुई थी। धड़! दीप तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और रणवीर को कई बार प्रणाम किया और दुखी होकर बोला, चौथे चाचा, कृपया देव को हमें मारने मत देना। चाहे कुछ भी हो, हम सब दीक्षित परिवार के लोग हैं। दीक्षित परिवार का खून हमारी रगों में बह रहा है। कृपया दीक्षित परिवार की खातिर हमें इस बार बख्श दो। जो अपनी मदद खुद नहीं करते उनकी मदद नहीं कर सकते। रणवीर ने अपना सिर हिलाया और सिर्फ यही एक वाक्य कहा। और इस समय देव धीरे धीरे उन दोनों के आगे आगे चल रहा था। उसका हर कदम उनके दिलों पर पड़ रहा था, जिससे वे कांप रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। देव, हम भाई हैं, करण चिल्लाया। उसके चेहरे पर नाक और आंसू बह रहे थे। भाई? हाँ हाँ हाँ। देव जोर से हंस पड़ा। जब हम दानव पशु पर्वत श्रृंखला में थे तब तुमने हमें भाई क्यों नहीं कहा? जब हम दीक्षित परिवार में थे तब तुमने हमें भाई क्यों नहीं कहा? विवान के मरने से पहले तुमने हमें भाई क्यों नहीं कहा? मानता हूं कि पहले मैं थोड़ी ज्यादा बोल गया था, लेकिन अब मुझे सचमुच पछतावा है। अगर तुम हमें इस बार छोड़ दोगे तो जब मैं परिवार में वापस आऊंगा तो मैं अपने पिता और बाकियों से जरूर विनती करूंगा कि वे तुम्हें दीक्षित परिवार में वापस आने दें। तुम अब भी मेरे दीक्षित परिवार के ही सदस्य रहोगे, करण ने बेचैनी से कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं दीक्षित परिवार में वापस जाना चाहता हूं? देव ने तिरस्कार दिखाते हुए कहा, मैंने एक बार तुमसे कहा था कि अगर तुमने कोई और काम करने की हिम्मत की जो मुझे पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। लेकिन लगता है तुमने उसे बेकार की बात समझी। मैं? फुफकार! दीप और बाकी लोग समझाने के लिए मुंह खोलने ही वाले थे, लेकिन देव अपना धैर्य खो चुका था। उसके हाथ हिलाने से सुनहरा धागा और खंजर फिर प्रकट हो गए। प्रकाश की दो किरणों की तरह वे सीधे करण की गर्दन के चारों ओर घूम गईं और फिर खंजर मानो निर्देशित होकर अफ की आवाज के साथ सीधे दीप के गले में धंस गया। नहीं नहीं। दीप को निराशा से भरकर तुरंत मरते हुए देखा। फिर उसने देखा कि देव ने उसका हाथ खींचा और करण की गर्दन में लिपटा सुनहरा धागा जोर से खींच लिया गया और करण की गर्दन से धीरे धीरे लाल खून बहने लगा। करण आंखें खोले रहा और कुछ ही क्षणों बाद उसका सिर अचानक जमीन पर गिर गया, जिससे इस दृश्य को देखने वाले सभी लोगों की पुतलियां सिकुड़ गईं। विवान की मृत्यु पहले हो गई थी, इसलिए चंदेल परिवार को दीप और करण की मृत्यु का ज्यादा दुख नहीं हुआ। इसके अलावा क्योंकि उन्हें मेघ परिवार को खबर पता न चले, इसके लिए उन्हें खबर को गुप्त रखना जरूरी था।
इसलिए अगर देव ने कोई कार्रवाई नहीं भी की होती तो भी चंदेल परिवार कार्रवाई करता। कम से कम वे दोनों को कैद तो कर ही देते। वे अपनी मौत के लिए सिर्फ खुद को ही दोषी ठहरा सकते थे। बस चंदेल परिवार के लोग देव के तरीकों से थोड़े हैरान थे। पूर्व देव वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने कुछ ही वर्षों में 8 ड्रैगन शिराएं खोल दी। लेकिन उस समय वह उतना निर्णायक नहीं था जितना अब है, जो कहते ही हत्या कर देता था। सबकी नजरों में देव किंवदंतियों से अलग था, वह एक अलग ही इंसान बन गया था। काश! रणवीर ने दोनों लाशों को देखते हुए धीरे से आह भरी। चाहे कुछ भी हो, वे फिर भी परिवार ही थे। यह कहा जा सकता है कि दोनों उसके भतीजे थे। अमरजीत और खैबर को इस वंश संबंध की परवाह न हो, लेकिन रणवीर को फिर भी कुछ परवाह थी। अगर मेघ परिवार को इस बारे में पता चल जाए तो उन्हें सीधे बता देना कि मैंने विवान को मार डाला है। देव ने कहा, फिर रणवीर को देखा और हॉल से बाहर चली गई। कमरे में देव और रणवीर बैठे थे। देव, भविष्य में तुम्हें अपने कार्यों में और भी सावधानी बरतनी चाहिए, रणवीर ने धीरे से कहा। मुझे पता है। देव ने सिर हिलाया, फिर मुस्कराया और बोला, लेकिन तुम्हें लगता है तुम्हें पहले ही सफलता मिल चुकी है। हम रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुमने मुझे जो औषधीय गोलियों की कुछ बोतलें दी थीं, उनमें से मैंने पहले ही कुछ ले ली हैं और मेरी साधना ड्रैगन स्पिरिट लोक के शिखर तक पहुंच गई है। देव ने एक पल सोचा, फिर रणवीर को औषधीय गोलियों की 3 और बोतलें देते हुए कहा, इन्हें भी ले लो और जितनी जल्दी हो सके ड्रैगन कोर दायरे में पहुंच जाओ। हाँ हाँ, अच्छा, तुम्हारे पिता तुम्हें निराश नहीं करेंगे। रणवीर खिलखिलाकर हंस पड़े। दीक्षित परिवार के मुखिया होने के बावजूद उन्होंने कभी इस तरह औषधीय गोलियां बर्बाद नहीं की थीं। वे बस इतना ही कह पाए कि उनका एक अच्छा बेटा है। हालांकि देव के मन में अपने पिता के लिए कुछ भावनाएं थीं जो उन्हें अचानक ही मिल गई थीं, लेकिन देव तो पुनर्जन्म से आया था और उसे यह बात तुरंत स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल लगा। इसलिए बात करते समय देव ने उन्हें कभी पिता नहीं कहा था, लेकिन बाहरी लोगों से वे हमेशा उन्हें पिता और पुत्र कहते थे। रणवीर ने शायद यह बात नोटिस कर ली थी, लेकिन उन्हें लगता था कि देव उनका बेटा है और वे उन्हें पिता कहें या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक और बात है। देव एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, मैं एक संप्रदाय स्थापित करने की योजना बना रहा हूं। संप्रदाय स्थापित करें? रणवीर की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। देव, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? संप्रदाय तो दूर, परिवार स्थापित करना भी बेहद मुश्किल है। मैं मजाक नहीं कर रहा। देव ने शांति से कहा, सच कहूं तो परिवार स्थापित करना संप्रदाय स्थापित करने से भी ज्यादा मुश्किल है। एक परिवार के लिए वंश बढ़ाने के लिए समय चाहिए, लेकिन संप्रदाय के लिए नहीं। आपको बस दूसरों को शामिल करने की जरूरत है। जब आप ऐसा कहते हैं तो यह आसान लगता है। रणवीर ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। दूसरे लोग संप्रदाय में क्यों शामिल होंगे? पहला, संप्रदाय की सुरक्षा के लिए। दूसरा, संप्रदाय के संसाधनों के लिए। तीसरा, संप्रदाय के मार्गदर्शन के लिए। मैं आपको हतोत्साहित करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन हमारे पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। देवगिरी काउंटी जैसी जगह में एक संप्रदाय, यहां तक कि 9वीं दर का संप्रदाय भी पहुंच से बाहर था। एक संप्रदाय स्थापित करने के लिए पहले विशाल संसाधन, फिर अदम्य शक्ति और अंत में एक गहन क्षेत्र होना आवश्यक है। जो कोई भी संप्रदाय में शामिल होना चाहता है, उसका लक्ष्य ये 3 चीजें हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, तो कौन आपके संप्रदाय में शामिल होने को तैयार होगा?
अगर यह सचमुच उतना ही आसान होता जितना आप कहते हैं, तो कोई भी संप्रदाय स्थापित कर सकता था। रणवीर ने फिर अपना सिर हिलाया। आपको इन बातों पर विचार करने की जरूरत नहीं है, देव ने कहा। जो दूसरे संप्रदाय अपने शिष्यों को दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूं, और उससे भी ज्यादा। आप इसे किससे देंगे? रणवीर ने भौहें चढ़ाई। उसे अपने बेटे पर विश्वास था, लेकिन वह सचमुच इस विचार को स्वीकार नहीं कर सका कि देव ड्रैगन शिरा क्षेत्र में रहते हुए एक संप्रदाय स्थापित करना चाहता था। जो कोई भी संप्रदाय स्थापित कर सकता था, उनमें से किसकी साधना ड्रैगन कोर क्षेत्र से ऊपर नहीं थी। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप इतने वर्षों से अनगिनत संप्रदायों के साथ अस्तित्व में था, लेकिन प्राचीन काल से लेकर अब तक संप्रदाय स्थापित करने वालों में से कितने आज भी जीवित रह पाए हैं? मेरी राय में आपको इस मामले को अभी के लिए अलग रख देना चाहिए। इसके अलावा, क्या आप अभी भी हान संप्रदाय में शामिल नहीं होने वाले हैं? रणवीर ने कहा। इस मामले के लिए मेरी अपनी योजनाएं हैं, देव ने उत्तर दिया। अपने पिछले जन्म में देव ने पूरे संत क्षेत्र में सबसे बड़े संप्रदाय की स्थापना की थी, वधदेव मंडप। वधदेव मंडप में शामिल होने के लिए व्यक्ति को कई स्तरों के चयन और अनगिनत कठिनाइयों को पार करना पड़ता था, तभी एक छोटी सी संभावना का एहसास होता था। देव को हमेशा से लगता था कि संप्रदाय स्थापित करने के बहुत सारे लाभ हैं। सबसे आसान बात यह थी कि उसके पास अनगिनत अधीनस्थ होते थे जो उसकी जरूरत की चीजें ढूंढने में उसकी मदद कर सकते थे। इसी पर भरोसा करके देव संत क्षेत्र की अध्यक्षता करने के लिए राजधानी हासिल करने में सक्षम हुआ। पलक झपकते ही 20 दिन बीत गए। हान संप्रदाय द्वारा शिष्यों की भर्ती होने में अभी 10 दिन बाकी थे। इन 20 दिनों के दौरान साधना के अलावा देव लगातार वानबाओ मंडप आता जाता रहा। उसका उद्देश्य जाहिर है सामग्री खरीदना, औषधीय गोलियां, हथियार और संरचनाएं परिष्कृत करना था। देव एक संप्रदाय स्थापित करना चाहता था और उसकी सबसे बड़ी निर्भरता इन्हीं पर थी, खासकर संरचनाओं पर। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में संरचनाएं मौजूद नहीं थीं। संप्रदाय स्थापित करने में देव का यही सबसे बड़ा फायदा था। जब तक वह एक शक्तिशाली संरचना स्थापित कर सकता था, तब तक क्या होता अगर वह सिर्फ ड्रैगन शिरा क्षेत्र में ही होता? जो कोई भी अतिक्रमण करने की हिम्मत करता, वह संरचना द्वारा सीधे नष्ट कर दिया जाता। और पिछले कुछ दिनों में वानबाओ मंडप में उसके बार बार आने से वानबाओ मंडप की मुख्य शाखा के मंडप स्वामी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए थे, क्योंकि हर बार जब देव आता तो वह भारी मात्रा में औषधीय गोलियां और हथियार लाता, फिर उन्हें आश्चर्यजनक मात्रा में सामग्री से बदल देता। अंत में वानबाओ मंडप की मुख्य शाखा देव द्वारा लगभग खाली कर दी गई थी। यह कहा जा सकता है कि देवगिरी काउंटी में वानबाओ मंडप की मुख्य शाखा पूरी तरह से देव के लिए खोली गई थी। अंततः कोई और विकल्प न होने पर मुख्य शाखा के मंडप स्वामी को देव के रिक्त स्थान को भरने के लिए अन्य उपशाखाओं से कई सामग्रियां स्थानांतरित करनी पड़ी। बेशक मुख्य शाखा का मंडप स्वामी अभी भी बेहद खुश था, क्योंकि इन 20 दिनों में देव ने उसे वह मुनाफा कमाया था जो वह कई या 10 से भी ज्यादा सालों में कमाता था। वानबाओ मंडप से अपनी आखिरी वापसी के बाद देव अपने कमरे में एकांत में चला गया और बाहर नहीं आया। 10 दिन बाद देव ने मुंह में गंदी क्यूई भरी। उसने अपने आसपास पड़ी अनगिनत जेड की बोतलों को देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। इकट्ठा करो, देव अचानक बोला, और वे जेड की बोतलें पल भर में गायब हो गईं। भंडारण रिंग होना अच्छी बात है। हालांकि जगह थोड़ी छोटी है, फिर भी यह स्वीकार्य है। अपने हाथ में चांदी सफेद रिंग को देखते हुए देव ने मन ही मन बुदबुदाया।
यह अंगूठी वह भंडारण अंगूठी थी जो उसने वानबाओ मंडप से पूरे 10 लाख स्वर्ण मुद्राओं में खरीदी थी। इस भंडारण अंगूठी के अंदर न केवल अनगिनत औषधीय गोलियां थीं, बल्कि 100 से ज्यादा रजत श्रेणी के हथियार और कई निर्माण सामग्री भी थीं। इतनी सारी औषधीय गोलियां और सोने के सिक्के एक महापरिवार की पूरी बचत के बराबर थे। अगर चंदेल परिवार इन रजत श्रेणी के हथियारों से लैस हो जाता तो वह क्लाउड काउंटी के मेघ परिवार से तुरंत आगे निकल जाता और शायद क्लाउड काउंटी के महापरिवारों से भी मुकाबला कर पाता। हथियार औषधीय गोलियों से अलग होते हैं। औषधीय गोलियां एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं होती हैं जो एक बार खाने के बाद खत्म हो जाती हैं, लेकिन हथियारों का लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए उनकी कीमत स्वाभाविक रूप से औषधीय गोलियों से कहीं ज्यादा होती है। हैसियत के लिहाज से एक कलाकृति शोधक की हैसियत शायद एक कीमियागर से भी ज्यादा होती है। अगली सुबह पूरा देवगिरी काउंटी पूरी तरह से जीवंत हो गया। देवगिरी काउंटी में हाल ही में जनसंख्या प्रवाह पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा था और उनका लक्ष्य इस दिन हान संप्रदाय का अनुयायी बनना था। भले ही वह केवल एक नामित शिष्य ही क्यों न हो, फिर भी वह हान संप्रदाय का शिष्य ही होगा। अगर कोई हान संप्रदाय पर भरोसा कर सके तो उसका दर्जा तुरंत बढ़ जाएगा। हान संप्रदाय के अलावा इस देवगिरी काउंटी में बहुत कम लोग उन्हें उकसाने की हिम्मत कर पाएंगे। इस बीच चंदेल परिवार के अंदर चंदेल परिवार के सभी कनिष्ठों, प्रस्थान के लिए तैयार हो जाओ। योगेश स्वयं प्रकट हुए। चंदेल परिवार के चौक में कई कनिष्ठों के सामने खड़े होकर उन्हें प्रोत्साहित करते हुए, तुम में से हालांकि कई लोगों का उपनाम चंदेल नहीं है, क्योंकि तुम मेरे चंदेल परिवार में शामिल हो गए हो, तुम मेरे चंदेल परिवार के बच्चे हो। हान संप्रदाय आज से शिष्यों की भर्ती कर रहा है। अगर कोई हान संप्रदाय में प्रवेश कर सकता है तो मेरा चंदेल परिवार पूरी ताकत से उनका संवर्धन करेगा और हान संप्रदाय में रोशनी भी तुम्हारा ध्यान रखेगी। हाँ, सभी युवा उत्साहित दिख रहे थे और गहरी आवाज में चिल्ला रहे थे। इन लोगों की उम्र अलग अलग थी, कुछ किशोरावस्था में, कुछ 20 के दशक में, लेकिन उनमें एक ही समानता थी कि वे सभी ड्रैगन शिरा क्षेत्र में थे। हान संप्रदाय के शिष्य भर्ती के लिए भी यही एकमात्र प्रतिबंध था, उन्हें ड्रैगन शिरा क्षेत्र में होना ही चाहिए। हान संप्रदाय के शिष्य भर्ती में उम्र की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि 5 ड्रैगन शिराएं खोलने के बाद ड्रैगन रक्त क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका मिलता था, लेकिन कुछ लोग प्रवेश नहीं करना चाहते थे, बल्कि अपनी क्षमता का और अधिक दोहन करके ज्यादा से ज्यादा ड्रैगन शिराएं खोलना चाहते थे। एक बार एक व्यक्ति ने 70 साल की उम्र में 10 ड्रैगन शिराएं खोलीं और बाद में ड्रैगन रक्त क्षेत्र में आगे बढ़कर अजेय और अद्वितीय विशेषज्ञ बन गया। ड्रैगन शिरा क्षेत्र में 70 साल तक जीना एक बड़ी दृढ़ता थी। उन दशकों में उन्हें अनगिनत ठंडी निगाहों और उपहास का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन दृढ़ता से डटे रहना यह दर्शाता था कि उनका हृदय स्वभाव सामान्य लोगों से अलग था और साधना के लिए एक असाधारण रूप से मजबूत हृदय स्वभाव निस्संदेह बहुत जरूरी था। देव योगेश की नजर श्वेत वस्त्रधारी आकृति पर पड़ी जो भीड़ से अलग दिख रही थी। इस बार चंदेल परिवार में हान संप्रदाय में शामिल होने की सबसे ज्यादा संभावना तुम्हारी है। जब तुम वापस लौटोगे तो मैं, योगेश, तुम्हारे लिए व्यक्तिगत रूप से एक स्वागत भोज का आयोजन करूंगा, योगेश ने गहरी आवाज में कहा। धन्यवाद, देव ने उदासीनता से बस 2 शब्द कहे। वह हान संप्रदाय में शामिल तो होगा, लेकिन यह शिष्य बनने जितना आसान नहीं होगा। छोटे देव, युवा गुरु, तुम कर सकते हो। स्वरा ने अपनी छोटी मुट्ठियां लहराईं, उसका सुंदर चेहरा उत्साह से भर गया, मानो वही हान संप्रदाय में शामिल होने वाली हो। स्वरा को देखते हुए देव ने आखिरकार मुस्कुराते हुए कहा, छोटी बच्ची, जल्दी करो और उन 4 चीजों को ढूंढो।
भविष्य में तुम मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगी। हे, मुझे तुम्हारे नक्शेकदम पर चलना ही होगा। स्वरा खिलखिला उठी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी की झलक देव ने पकड़ ली। जाहिर है स्वरा को अब भी लग रहा था कि देव उसे दिलासा दे रही है। चूंकि वह साधना नहीं कर सकती थी, चंदेल परिवार में सभी, यहाँ तक कि उसके पिता और बहन भी, हालांकि वे उसके साथ बहुत अच्छे थे, किसी ने कभी नहीं कहा था कि वह अभी भी साधना कर सकती है। देव पहली थी। यही दूसरा कारण भी था कि स्वरा देव को इतना पसंद करती थी। चले जाओ। योगेश की दहाड़ के बाद सैकड़ों लोग शान से हान संप्रदाय की ओर बढ़े। देवगिरी काउंटी के उत्तरी भाग में स्थित देवगिरी काउंटी में 1000 मीटर ऊंचा एक विशाल पर्वत है। कई लोग इसके पास से गुजरते समय अपनी लालसा प्रकट करते हैं, क्योंकि इस विशाल पर्वत की चोटी पर हान संप्रदाय स्थित है। इस समय इस विशाल पर्वत की तलहटी में अनगिनत आकृतियां एकत्रित हो रही थीं और वे लगातार आ रही थीं। ऊपर से देखने पर वहां टिड्डियों की तरह लोगों का एक घना समूह था, जिसकी गिनती करना मुश्किल था। उनमें देवगिरी काउंटी के 4 महान परिवार, साथ ही विभिन्न काउंटी शहरों के पारिवारिक शिष्य, जैसे दक्षिणी राजधानी काउंटी का हिम परिवार, स्वर्ण शांति काउंटी का भास्कर परिवार और उज्ज्वल समुद्र काउंटी का शार्दूल परिवार शामिल थे। क्लाउड काउंटी के मेघ परिवार के विपरीत, जिनकी स्थिति साधारण थी, ये 3 महान परिवार अपने अपने काउंटी शहरों में अत्यंत शक्तिशाली थे। यह गति पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक शानदार है। हे, बिल्कुल। पिछली बार हान संप्रदाय ने प्रथम स्थान पाने वाले को बहुत सारे लाभ दिए थे, और इस बार यह और भी बेहतर बताया जा रहा है। हो सकता है कि स्वर्ण श्रेणी की औषधीय गोलियां या हथियार भी दिखाई दें। स्वर्ण श्रेणी है ना? इन काउंटी शहरों के महापरिवार भी शायद उन्हें बेहद कीमती पाएंगे, है ना? अफसोस, हान संप्रदाय हमेशा से देवगिरी काउंटी में रहा है, लेकिन इतने सालों में देवगिरी काउंटी ने केवल एक ही प्रतिभाशाली व्यक्ति को जन्म दिया है, और वह था रोशनी। पिछली बार शीर्ष 3 शिष्यों पर उन काउंटी शहरों के महापरिवारों का एकाधिकार था। सच कहूं तो यह थोड़ा शर्मनाक है। सच में ऐसा कहा जाता है कि दक्षिणी राजधानी काउंटी से हिम परिवार के युवा गुरु तरुण, जो इस बार आए हैं, में बेहद जबरदस्त प्रतिभा है। वह केवल 17 साल के हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही 8 ड्रैगन शिराएं खोल ली हैं, जो उस समय के रोशनी के बराबर हैं। क्या बात है! स्वर्ण शांति काउंटी के भास्कर परिवार के एक शिष्य महीप के बारे में कहा जाता है कि उसने पहले ही 9 ड्रैगन नसें खोली हैं। वह तरुण से सिर्फ 1 साल बड़ा है। क्या? 9 ड्रैगन नसें? उफ, जैसा कि एक काउंटी शहर के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से उम्मीद की जाती है। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर 10 ड्रैगन नसें सर्वोच्च स्तर की हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें खोल पाते हैं। 9 ड्रैगन नसें तो पहले से ही बेहद अद्भुत हैं, है ना? भीड़ में चर्चाएं फैल गईं। सभी अनुमान लगा रहे थे कि इस बार प्रथम स्थान के लिए कौन दावेदार होगा। त्यागी परिवार जहां था, वहां शुभम सीधा खड़ा था। उसके चेहरे पर भाव ठंडे थे, मानो उसे इन सब की कोई परवाह ही न हो। 8 ड्रैगन नसें, 9 ड्रैगन नसें। मेरे लिए शुभम, इनका क्या महत्व है? उसकी नजर इधर-उधर भटक रही थी, और आखिरकार उसकी नजर एक सफेद वस्त्रधारी आकृति पर पड़ी। देव। शुभम की आंखें अचानक ठंडी हो गईं, और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम घमंडी नहीं हो? मुझे यकीन है कि तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं, शुभम, इतनी प्रतिभावान हो सकता हूं, है ना? जरा ठहरो, मेरे छोटे भाई को अपने आगे घुटने टेकने की हिम्मत करो। तुम्हारी जिंदगी मेरी है, और तुम्हारी औरत भी मेरी है। मानो शुभम की नजरों को भांपकर
देव ने अचानक ऊपर देखा और शुभम की नजरों से नजरें मिला लीं। दूसरे पक्ष की ठंडी नजरों को देखकर देव मुस्कुराया, मानो उसने इसे महसूस ही न किया हो। अब भी मुझे उकसाने की हिम्मत कर रहे हो? शुभम ने अपनी भौहें उठाईं, उसके होंठ हिले, कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन उसने कुछ शब्द मुंह से कहे। देव साफ देख सकता था कि उसने क्या कहा, और वह था, तुम मर गए। देव ने इस पर ध्यान नहीं दिया, वह तो बस एक चींटी था। यहाँ वाकयुद्ध में उलझने से उसकी हैसियत और गिरेगी। यह देव है, वही देव जिसने दुबे परिवार और त्यागी परिवार को नाराज किया था और दीक्षित परिवार से निकाल दिया गया था। कहा जाता है कि देव फिर से साधना कर सकता है। अपने क्यू विचलन से पहले उसने 8 ड्रैगन शिराएं खोली थीं। मुझे आश्चर्य है कि अब वह किस स्तर पर पहुंच गया है। अपनी प्रतिभा के साथ वह और भी मजबूत होना चाहिए, है ना? उसकी मेरिडियन पहले पूरी तरह से कट गई थीं। हालांकि अब वे ठीक हो गई हैं, वह शायद जीवन भर ड्रैगन शिरा क्षेत्र में फंसा रहेगा। वह भाग्यशाली है कि वह जीवित है। दुबे परिवार और त्यागी परिवार ने उसे लगभग मार ही डाला था, लेकिन उसे चंदेल परिवार ने बचा लिया। ऐसा कहा जाता है कि चंदेल परिवार की युवा कुमारी, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह बहुत बदसूरत है, वास्तव में बेहद खूबसूरत है। किसी कारण से वह उस पर फिदा हो गई। यह वाकई अप्रत्याशित है। कई लोगों ने देव को देखा। आखिरकार क्यूई विचलन से पहले देव की प्रतिष्ठा काफी महत्वपूर्ण थी और इस बात की प्रबल संभावना थी कि वह 10 ड्रैगन शिराएं खोल देगा। कई लोग कभी देव को अपना विरोधी मानते थे, लेकिन अब वे तिरस्कारपूर्ण थे, क्योंकि देव अब वह देव नहीं रहा जो पहले था। भनभनाहट। जैसे ही सब चर्चा कर रहे थे, अचानक बड़े पहाड़ से एक भिनभिनाहट की आवाज आई। इसके तुरंत बाद आकाश में एक तेज चीख गूंजी और एक विशाल आकृति सबके सामने प्रकट हुई। नीले पंखों वाला हिमचील। यह वास्तव में एक चौथे दर्जे का याओ जानवर है, एक नीले पंखों वाला हिमचील। किसी ने आश्चर्य से कहा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और चेहरा सदमे से भर गया। विशाल नीले पंखों वाले हिमचील के पंख फैले हुए थे, जिनकी लंबाई 10 मीटर से भी ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश को ढक लिया हो। वह जहां भी गुजरता, नीचे के क्षेत्र में एक बड़ी परछाई छा जाती। उसके शरीर से निकलने वाली भयंकर और भयानक आभा देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए और वे सोचने लगे कि यह सचमुच हान संप्रदाय है, जो नीले पंखों वाले हिमचील जैसे जंगली याओ जानवर को भी वश में कर सकता है। नीले पंखों वाले हिमचील पर कई लोग खड़े थे, जिनमें एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग, 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल थीं। यह रोशनी है। मैंने सुना है कि रोशनी ने पहले ही 10 मेरिडियन खोल लिए हैं और हान संप्रदाय का आंतरिक बुजुर्ग बन गया है। दूसरों से अपनी तुलना करना वाकई बहुत क्रोधित करने वाला है। 10 मेरिडियन। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि रोशनी भविष्य में एक महाविशेषज्ञ बनने के लिए नियत है? बुजुर्ग के पीछे खड़ी एक महिला को देखकर सभी ने प्रशंसा से कहा। रोशनी न केवल अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली थी, बल्कि बेहद खूबसूरत भी थी, अनगिनत पुरुषों के दिलों में बसी देवी। अगर कोई ऐसी स्त्री से विवाह कर सके, भले ही उसकी अपनी साधना कमजोर क्यों न हो, तो भविष्य में वह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर बिना किसी बाधा के विचरण कर सकेगा। रोशनी के पीछे भी एक महिला थी और उसके बाईं ओर 2 पुरुष थे। उनमें से एक पुरुष युवा दिख रहा था, सफेद कपड़े पहने हुए, सुंदर लग रहा था और कई लड़कियों के दिलों को धड़का रहा था। उसकी नजर लगातार रोशनी पर टिकी हुई थी, लगभग कभी उससे हटती ही नहीं थी। रोशनी, तुम देवगिरी काउंटी से हो और तुम नीचे के लोगों से ज्यादा परिचित हो।
तुम्हें क्या लगता है कि इन नीचे के लोगों में से इस बार प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला शिष्य कौन बन सकता है? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। रोशनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सीधे नीचे सफेद कपड़े पहने आकृति पर पड़ी। उस आदमी ने भी उसकी नजर का पीछा किया और आखिरकार देव को ढूंढ लिया। तुम्हें लगता है कि यह वही है? उस आदमी ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। उसका नाम क्या है? देव। रोशनी ने धीमे स्वर में कहा, फिर आगे कहा, वह मेरे जीजा हैं। क्या ऐसा है? यह सुनकर कि देव रोशनी का साला है, उस आदमी के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। जिस व्यक्ति का आप पक्ष ले रहे हैं वह निश्चित रूप से गलत नहीं हो सकता, लेकिन जहां तक मुझे पता है इस बार शिष्यों में कई अज्ञात लोग। रोशनी ने शांति से बात की, लेकिन उसके शब्दों में दृढ़ता अटल थी। गहें जरूरी नहीं कि इस बार आपके साले प्रथम स्थान प्राप्त करें। वह जरूर जीतेंगे। ऐसा नहीं था कि उसे देव पर विश्वास था, लेकिन देव की 20 ड्रैगन शिराओं ने उसे सचमुच विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। तो मुझे ध्यान से देखना होगा। उस आदमी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों की गहराई में उदासी छा गई। उसने महसूस किया कि हालांकि देव की ओर रोशनी की नजर शांत थी, फिर भी उसमें हमेशा एक अजीब सी भावना घुली रहती थी और वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। रोशनी पहले से ही उसकी नियत पत्नी थी। रोशनी, मैंने जिस बात का जिक्र किया था, तुमने उस पर क्या सोचा? उस आदमी ने एक पल सोचा, फिर अचानक पूछा। रोशनी चौंक गई। फिर उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। शैलेंद्र, हम एक दूसरे को बस कुछ ही महीनों से जानते हैं। शादी के बारे में बात करना अभी जल्दबाजी होगी। चलो अभी इस बारे में नहीं सोचते। रोशनी, मेरी पृष्ठभूमि सिर्फ हान संप्रदाय की नहीं है। तुम्हारी प्रतिभा के साथ अगर तुम मुझसे शादी कर सकती हो तो मैं निश्चित रूप से अपने परिवार से तुम्हें साधने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। भविष्य में ड्रैगन संप्रभु राज्य भी एक सपना नहीं होगा, शैलेंद्र ने उत्सुकता से कहा। मैंने आपकी पृष्ठभूमि के बारे में सुना है। आप शांतिदर्शन प्रांत के 3 महान परिवारों में से एक हैं। नींद की दृष्टि से आप हान संप्रदाय से भी अधिक शक्तिशाली हैं। लेकिन दिल के मामले कुछ शब्दों से तय नहीं होते। रोशनी ने फिर से अपना सिर हिलाया। ठीक है, तो कृपया इस पर फिर से विचार करें, शैलेंद्र ने असहाय होकर कहा। जब दोनों बातें कर रहे थे तब नीला पंख वाला हिमचील जमीन पर उतर चुका था। जैसे ही उसके पंख फड़फड़ाए, जमीन से धूल का गुबार उठा और अनगिनत लोग पीछे हट गए। नीला पंख वाले हिमचील के आसपास दर्जनों मीटर का क्षेत्र शून्य में बदल गया। मैं महेंद्र हूँ, हान संप्रदाय का प्रमुख आंतरिक एल्डर बोला। उसकी आवाज शांत फिर भी बहुत तेज थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह लोगों के दिलों पर उतर रही हो, जिससे युवा पीढ़ी कांप उठी। नमस्कार वरिष्ठ, कई लोगों ने झुककर बात की। महेंद्र ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कहा, इस बार संप्रदाय शिष्यों की भर्ती करेगा और यह पिछले वर्षों की तरह ही होगा, 3 परीक्षणों के साथ। पहला परीक्षण ड्रैगन शिरा खोलना। दूसरा परीक्षण याओ बीस्ट ब्लड का संलयन। तीसरा परीक्षण ड्रैगन बल का परीक्षण। इन 3 परीक्षणों में से अगर कोई 2 में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है तो वह इस बार प्रथम स्थान वाला शिष्य होगा। बेशक अगर तीनों परीक्षणों में प्रथम स्थान अलग अलग हैं तो तीसरा परीक्षण मानक होगा। जो तीसरे परीक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा वह इस बार प्रथम स्थान वाला शिष्य होगा। नीचे सभी ने सिर हिलाया। हान संप्रदाय के नियम हमेशा से ऐसे ही थे और वे सभी जानते थे कि पहले 2 परीक्षणों में प्रतिभा और इच्छा शक्ति का आकलन किया जाता था, जबकि तीसरे परीक्षण में असली ताकत का आकलन किया जाता था।
इस बार हमारे हान संप्रदाय ने पहले स्थान के लिए 3 निम्न श्रेणी की रजत श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुएं, 2 मध्यम श्रेणी की रजत श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुएं, 1 उच्च श्रेणी की रजत श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तु और 100 निम्न श्रेणी के आत्मा रत्न तैयार किए हैं। महेंद्र ने आगे कहा। वाह! जैसे ही उसके शब्द निकले, चारों ओर शोर मच गया। हे भगवान, इतना सारा! 3 निम्न श्रेणी की रजत श्रेणी, 2 मध्यम श्रेणी की रजत श्रेणी, 1 उच्च श्रेणी की रजत श्रेणी। सबसे कमतर सभी रजत श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुएं हैं। अगर मुझे एक भी मिल जाए तो मैं एक और ड्रैगन शिरा खोल सकता हूं। और आत्मा रत्न, पूरे 100 निम्न श्रेणी के आत्मा रत्न। यह 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बराबर है। जैसा कि हान संप्रदाय से उम्मीद की जाती है, सचमुच धनवान। सिर्फ वे 100 निम्न श्रेणी के आत्मा रत्न ही देवगिरी काउंटी के 4 महान परिवारों को दशकों तक संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इस बार इनाम इतना उदार होगा। आपको यह अवश्य जानना चाहिए कि पिछले प्रथम स्थान पर केवल एक निम्न श्रेणी की रजत श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तु प्राप्त हुई थी तथा शेष सभी कांस्य श्रेणी की थीं। इस बार इतने उदार पुरस्कारों का कारण यह है। महेंद्र रुका, थोड़ा मुस्कुराया और फिर बोला, क्योंकि मेरे हान संप्रदाय ने एक अद्भुत प्रतिभा पैदा की है, और उससे भी ज्यादा क्योंकि हान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को ड्रैगन देव लोक में सफलता मिली है। क्या? सब दंग रह गए। उन्होंने तथाकथित अद्वितीय प्रतिभा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उन्हें हान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने चौंकाया। ड्रैगन देव लोक। हालांकि देवगिरी काउंटी जैसे स्थान में हान संप्रदाय उच्च और शक्तिशाली था, फिर भी मूल रूप से यह अभी भी एक 9वीं दर का संप्रदाय ही था। लेकिन अब स्थिति अलग थी। हान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के ड्रैगन देव लोक में सफलता पाने के साथ इसका मतलब था कि हान संप्रदाय जल्द ही एक 8वीं दर के संप्रदाय में विकसित हो जाएगा। अगर वे अभी हान संप्रदाय में शामिल हो सकें तो भविष्य में वे किसी 8वें दर्जे के संप्रदाय के शिष्य बन सकते हैं। हालांकि केवल एक ही स्तर का अंतर था, लेकिन स्थिति, पद और व्यवहार बिल्कुल अलग थे। तुरंत कई लोग उत्सुक और अधीर हो गए। यही तो महेंद्र देखना चाहता था, वरना वह ऐसी बकवास क्यों कहता। ठीक है, यह देखकर कि सब अधीर हैं, महेंद्र हंसा। जो लोग इस बार हान संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं, मेरे पीछे आए। बाकी सब यहीं इंतजार करें। छोटी देव, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और अपनी पत्नी को गौरवान्वित करना होगा। स्वरा की बड़ी बड़ी आंखें उम्मीद से झपक उठीं। देव थोड़ा असहाय था। ऐसा लग रहा था कि वह इस छोटी बच्ची से छुटकारा नहीं पा सकता। देव, तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, रणवीर ने भी मुस्कुराते हुए कहा। देव। योगेश पास आया और गहरे अर्थ के साथ बोला, तुम स्वरा से शादी करो या नहीं, मेरे चंदेल परिवार को इसकी परवाह नहीं है और वे इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। पिछली बार तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें स्वरा से शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। हालांकि इस बार हान संप्रदाय में शामिल होना एक बहुत अच्छा अवसर है। अगर तुम इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकी तो हान संप्रदाय तुम्हें पूरी तरह से साधना करेगा और फिर तुम्हारी क्षमता का और अधिक दोहन किया जा सकेगा। छोटा देव मेरा पति है, वह मुझसे शादी करेगा। स्वरा थोड़ा अन्याय महसूस करते हुए बुदबुदाई। उसे इस तरह देखकर देव मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। छोटी बच्ची, जब तुम वे 4 वस्तुएं पालोगी और एक साधक बन जाओगी, अगर तुम अब भी मुझे पसंद करती हो तो आओ और मुझसे शादी के बारे में बात करो, ठीक है? भले ही मैं ड्रैगन सम्राट बन जाऊं, मैं फिर भी तुमसे शादी करूंगी। स्वरा ने अपनी छोटी मुट्ठियां भींच लीं। उसी समय भीड़ के दूसरे हिस्से में दीक्षित परिवार के सदस्य चिंतित थे। दीप और करण कहाँ गए?
वे अभी तक वापस क्यों नहीं आए? प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, अमरजीत ने चिंतित होकर कहा। खैबर भी थोड़े गुस्से में दिख रही थीं। ये दोनों बदमाश इस समय मुझे परेशान कर रहे हैं। जब ये मेरे हाथ आएंगे तो मैं इन्हें दिखा दूंगी। शेखर पास खड़े उनकी ओर देखा, फिर पास ही सफेद वस्त्र पहने देव की ओर, मानो उसके दिल में 5 स्वादों वाली बोतल उलट गई हो। यह बेहद जटिल था। क्या मेरा उस समय का फैसला सचमुच सही था? शेखर ने मन ही मन बुदबुदाया। पिताजी, हालांकि देव परिवार छोड़कर जा चुका है, फिर भी मैं आपके पास हूँ। अगर मैं इस बार प्रथम स्थान भी नहीं ला पाया तो भी मैं आपको अपमानित नहीं करूंगा, एक युवक ने अचानक कहा। अच्छा। इस व्यक्ति को देखकर शेखर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। विजय, हालांकि हमारे बीच पिता पुत्र का रिश्ता नहीं है, फिर भी हमारे बीच पिता पुत्र का स्नेह है। बस अपना सर्वश्रेष्ठ करो। नतीजा चाहे जो भी हो, मैं एक भोज का आयोजन करूंगा और तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। हाँ, युवक ने सिर हिलाया। इस व्यक्ति का नाम विजय था, जो शेखर का पुत्र था। सटीक रूप से कहें तो वह शेखर का दत्तक पुत्र था। शेखर की इस जीवन में कोई पत्नी या वंशज नहीं था। विजय वह थी जिसे उसने 1 महीने पहले गलती से बचा लिया था और बाद में शेखर ने उसे गोद ले लिया था। दीक्षित परिवार में आने से पहले विजय ने केवल 5 ड्रैगन शिराएं खोली थीं, लेकिन दीक्षित परिवार के संसाधनों की मदद से उसने 1 महीने के भीतर 3 और खोल लीं, जिससे शेखर बहुत खुश हुई। बात बस इतनी थी कि विजय थोड़ा बूढ़ा था, लगभग 30 साल का। हालांकि हान संप्रदाय उम्र को नहीं, बल्कि क्षमता और इच्छा शक्ति को देखता था। शेखर को विजय से बहुत उम्मीदें थीं। कम से कम क्षमता के मामले में विजय करण और दीप से कहीं ज्यादा मजबूत थी। चले जाओ।